Hello students, today I will discuss inheritance in Java. The topics I will cover: method overloading, inheritance, method overriding, final keyword, abstract keyword and static keyword. Let's start with method overloading. In Java, it is possible to define two or more methods within the same class that share the same name as long as their parameters declaration are different. The methods are called overloaded methods and the process is called method overloading. तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि आप एक ही क्लास में एक ही नाम के दो या दो से अधिक फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। जनरली होता क्या है, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आप सी प्रोग्राम में एक नाम के दो फंक्शन नहीं हो सकते, ठीक है ना। यू कैन नॉट मेक टू फंक्शंस with the same name in the C language. But in Java, you can define two or more functions with the same name in the class. ओके तो जावा में आप एक ही क्लास में एक ही नाम से दो या दो से अधिक फंक्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे जैसे ये है कि अगर मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐड नाम के तीन फंक्शंस हैं, यानी तीनों फंक्शंस का नाम सेम है, ऐड, ठीक है ना। मगर अगर आप सी में इसी को बनाएं तो आपको हर एक ऐड फंक्शन का नाम डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने ऐड 2 कर दिया है, ऐड 3 कर दिया है, ऐड 4 कर दिया है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नाम के दो फंक्शंस नहीं हो सकते। बट जावा में ये फैसिलिटी है कि आप एक क्लास के अंदर एक नाम से के फंक्शन कई बना सकते हैं। जैसे कि ये है कि फंक्शन का नाम ऐड है और तीन फंक्शंस हैं विद द सेम नेम। दिस इज पॉसिबल इन जावा एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। इन मेथड ओवरलोडिंग यू कैन डिफाइन टू और मोर फंक्शंस विद द सेम नेम इन द क्लास, ठीक है। और ये मेथड्स कहलाते हैं ओवरलोडेड मेथड्स और ये प्रोसेस कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। ओके, तो लेट्स सी विद एन एग्जांपल। आप इस एग्जांपल को देखें। एक क्लास है और उसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है डेटा, ओके। और इसी नाम से कितने फंक्शंस हैं, 1 2 3 4 और 4 फंक्शंस हमने क्रिएट किए हुए हैं, यानी वी हैव क्रिएटेड 4 फंक्शंस विद द सेम नेम, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉल्ड ओवरलोडिंग। एक क्लास के अंदर आप एक ही नाम के कई फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं और ये प्रोसेस कहलाता है ओवरलोडिंग ऑफ मेथड्स और ये सारे फंक्शंस कहलाएंगे ओवरलोडेड फंक्शंस। ओके, नाउ अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाया और d1 डॉट डेटा कर रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि एक ही नाम के 4 फंक्शंस हैं और जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो एक्चुअल में कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। ओके, तो दिस इज डिसाइडेड ऑन 2 पैरामीटर्स, ठीक है। पहला पैरामीटर है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के बेस पे ये डिसाइड होगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ओके, तो अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के बेस पे करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस केस में करें, अगर हम ऐड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो इस फंक्शन में कितने आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, 2। इस फंक्शन में कितने पास हो रहे हैं, 3। और इस फंक्शन में वी आर पासिंग 4 आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। तो ये चेक करेगा जब आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे जो ओवरलोडेड है, तो वो चेक करेगा कि आपने कितने आर्गुमेंट्स पास किए हैं। अगर आपने 2 आर्गुमेंट्स पास किए होंगे तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर आप 3 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं विद द फंक्शन तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, और अगर आप 4 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो पहला क्राइटेरिया डिसाइड करने का कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को चेक करता है, कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के बेस पर वो डिसाइड करता है कि किस ओवरलोडेड फंक्शन को कॉल करना है। ओके, नाउ अब आप इस फंक्शन में देखें तो ये जितने फंक्शंस हैं इसमें भी एक पैरामीटर है, इसमें भी एक पैरामीटर है, इसमें भी एक पैरामीटर है और इसमें भी एक पैरामीटर है। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के बेस पे तो डिसीजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चारों फंक्शंस में एक ही पैरामीटर पास हो रहा है, अलग अलग पैरामीटर पास हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये क्राइटेरिया फेल हो जाता है कि अगर ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेस पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं,
तो जो सेकंड क्राइटेरिया है वो हो जाता है टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, कि आप जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उसका टाइप क्या है। ओके, तो जैसे कि आप देखेंगे कि इस फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जो कैरेक्टर टाइप का है, कैर टाइप का है। इसमें जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो इंट टाइप का है, इसमें स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें डबल टाइप का है। ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे करेंगे d1 डॉट डेटा और हमने वैल्यू पास की j, तो एक्चुअल में ये क्या है, कैरेक्टर है। तो चूंकि कैरेक्टर पास कर रहा है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, दिस वन, क्योंकि इसमें हम कैरेक्टर पास कर रहे हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे d1 डॉट डेटा और आप ये एक इंटीजर पास कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, दिस वन, क्योंकि इसमें आप इंट पास कर रहे हैं। सेम वे जब आप स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और डबल पास करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ आर्गूमेंट, कि जो आर्गूमेंट आप पास कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है। तो दो पैरामीटर्स के बेस पे डिसीजन होता है। पहला पैरामीटर है कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कितने पास हो रहे हैं, इसके बेस पर डिसाइड करेगा कि किस फंक्शन को कॉल करना है। अगर इस क्राइटेरिया पे डिसीजन नहीं हो पाता है तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है, टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स, कि जो आर्गूमेंट पास किया जा रहा है उनका टाइप क्या है। ओके, इन दो क्राइटेरिया पे वो डिसाइड, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गूमेंट के बेस पर डिसीजन हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो आर्गूमेंट्स हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है। ठीक है, मगर इस केस में ये क्राइटेरिया फेल हो जा रही है, तो उस केस में क्या डिसाइड करेगा कि टाइप ऑफ आर्गूमेंट क्या पास किया जा रहा है। ठीक है ना, उस बेस पे वे डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल किया जाना है। अगर दोनों ही क्राइटेरिया फेल हो जाते हैं कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट के बेस पे भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है, और टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स के बेस पे भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो दिस इज एन एरर, एंड दिस एरर इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी एरर। ओके, इसका मतलब है कि दो फंक्शंस कम से कम ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स भी सेम है और टाइप ऑफ आर्गूमेंट भी सेम है, और इसलिए डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किस फंक्शन को, किस मेथड को कॉल करना है। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग एक्चुअल में है क्या, इट इज़ ए फैसिलिटी जिसके थ्रू आप एक क्लास के अंदर एक ही नाम से कई सारे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट कॉल मेथड ओवरलोडिंग। और जब इन मेथड्स को कॉल किया जाता है तो दो क्राइटेरिया के बेस पे डिसाइड होता है कि किस मेथड को कॉल करना है। पहला क्राइटेरिया है नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कितने पास कर रहे हैं। अगर ये क्राइटेरिया फेल होगा तो सेकंड क्राइटेरिया है टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स के बेस पे डिसाइड होगा। अगर दोनों क्राइटेरिया फेल हो जा रहे हैं तो दिस इज एन एरर, फिर आपको उस एरर को दूर करना होगा। तो दिस इज व्हाट मेथड ओवरलोडिंग। नाउ कम्स टू इनहेरिटेंस। Inheritance allows us to create a new class from an existing class. तो इनहेरिटेंस के थ्रू आप एक नई क्लास क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि आपके पास पहले से एक क्लास है, सपोज करिए क्लास ए है, और उस क्लास ए से आपको एक नई क्लास डिराइव करनी है, दैट इज क्लास बी। तो इनहेरिटेंस के थ्रू आप एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो क्लास डिराइव होगी उससे हम कहेंगे सब क्लास या चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास, ये तीनों नाम एक ही हैं। सब क्लास भी कहते हैं, चाइल्ड क्लास भी कहते हैं और डिराइव क्लास भी कहते हैं। और जिस क्लास से डिराइव हो रहा है वो आपका कहलाएगा सुपर क्लास या पेरेंट क्लास या बेस क्लास। ठीक है ना। सपोज करिए क्लास ए से हमने क्लास बी डिराइव किया है, तो क्लास ए क्या हो गया, सुपर क्लास या पेरेंट या बेस क्लास, और क्लास बी डिराइव हुआ है तो वो हो गया सब क्लास या चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास। यानी ए पेरेंट हो गया और बी क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। ए सुपर क्लास हो गया और बी क्या हो गया, सब क्लास हो गया। ठीक है ना। और इसको जावा में कैसे अचीव करते हैं, तो उसके लिए आपको कीवर्ड यूज़ करना होगा एक्सटेंड्स। इस कीवर्ड को यूज़ करके आप इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं इन जावा। आप इस एग्जाम्पल को देखें कि एक क्लास है एनिमल नाम से, ठीक है, दिस इज द क्लास एनिमल। ठीक है, और हमने क्या किया, एक नई क्लास डिराइव की है एनिमल से, क्लास डॉग। क्या लिखा, एक्सटेंड्स एनिमल, मतलब इस क्लास डॉग डिराइव हो रही है फ्रॉम क्लास एनिमल, और ये क्लास डॉग का बॉडी है। समझ में आया। तो कैसे यूज़ करते हैं, यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स वी अचीव इनहेरिटेंस इन जावा। ओके,
अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा होता है तो अपने माँ बाप से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करता है, कि उसकी आँख है उसके पापा से मिल रही है, ठीक है, उसकी नाक है उसकी मदर से मैच कर रही है, तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जैसे क्लास डॉग है, ये इनहेरिट हो रहा है एनिमल से, ठीक है। एनिमल क्या है? पेरेंट, और डॉग है चाइल्ड। ओके, तो जो डॉग है वो एनिमल की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, यानी इस एनिमल क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, जो मेथड्स होंगे, वो इनहेरिट हो जाएंगे क्लास डॉग में, प्लस क्लास डॉग के जो अपने मेथड्स होंगे वो सो होंगे ही। तो क्लास डॉग के पास जो वेरिएबल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? इसके अपने खुद के वेरिएबल्स, प्लस वो वेरिएबल्स जो क्लास एनिमल से इनहेरिट होके इसके अंदर आए हैं। इसी तरह क्लास डॉग के अंदर जो मेथड्स होंगे, एक तो उसके अपने मेथड्स होंगे, प्लस वो मेथड्स होंगे जो क्लास एनिमल से इनहेरिट होके क्लास डॉग में आए हैं। तो क्लास डॉग के पास जो वेरिएबल्स हैं वो अपने वेरिएबल्स प्लस पेरेंट के वेरिएबल्स हैं, और मेथड्स हैं वो खुद के मेथड्स प्लस उसके पेरेंट्स के मेथड्स हैं। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह है सिंगल इनहेरिटेंस, यह है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यह है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यह है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और यह है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं, और जावा इनमें से 3 को सपोर्ट करता है। किसको करता है? सिंगल, दैट इज दिस वन, मल्टी लेवल दिस वन, एंड हायरार्किकल दिस वन, ठीक है ना। तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जावा सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है कि एक बेस क्लास है और उससे सिर्फ एक ही डिराइव क्लास आप बना रहे हैं, दिस इज सिंगल लेवल। और ये है मल्टी लेवल, मतलब ये बेस क्लास है, उससे आपने एक क्लास ड्राइव की, फिर उस क्लास से आपने फर्दर एक क्लास ड्राइव की, तो 2 लेवल हो गए, दिस लेवल एंड दिस लेवल। यहाँ पे क्या है? सिंगल लेवल है कि एक बेस क्लास से एक क्लास ड्राइव हो रही है। मल्टी लेवल मतलब कि ये लेवल बढ़ता जा रहा है, बेस क्लास से आपने डिराइव क्लास की, फिर इस डिराइव क्लास से एक फर्दर आपने नई क्लास ड्राइव की, इस डिराइव क्लास से आप फर्दर नई क्लास ड्राइव कर सकते हैं। ये जो लेवल है इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक से अधिक पेरेंट होंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये एक क्लास डिराइव क्लास है, इसके 2 पेरेंट्स हैं, बेस क्लास 1 एंड बेस क्लास 2। यहाँ इन दोनों केस में क्या है? पेरेंट सबका एक ही है, इसका पेरेंट बेस क्लास है और डिराइव क्लास 2 का पेरेंट डिराइव क्लास 1 है, ठीक है ना। तो सिंगल लेवल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हर एक डिराइव क्लास का सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, मगर जब किसी डिराइव क्लास के एक से अधिक पेरेंट हो जाते हैं तो उसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे 2 पेरेंट हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, मतलब एक बेस क्लास से कई सारी क्लासेस डिराइव हो रही हैं। यहाँ पे क्या, एक बेस क्लास से सिर्फ एक डिराइव क्लास डिराइव हो रही है, यहाँ पर भी इससे एक है और इससे भी एक है, ठीक है। मगर अगर एक ही बेस क्लास से कई सारी क्लासेस डिराइव हो रही हैं, जैसे इस केस में 3 हो रही हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? इन सबका मिक्सचर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्लास से 2 क्लास डिराइव हो रही हैं, तो ये क्या हो गया? हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। और इन दोनों क्लास से ये क्लास डिराइव हो रही है, तो इस क्लास से कितने पेरेंट हो गए? 2 पेरेंट हो गए, तो ये क्या हो गया? मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज द मिक्सचर ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये दोनों का मिक्सचर है कि इस क्लास से 2 क्लास डिराइव हो रही हैं, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया, और इन 2 क्लास से मिलकर एक क्लास डिराइव हो रही है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो हाइब्रिड का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक इनहेरिटेंस मिल के एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। तो एक हमने क्लास ए बनाई है जिसके अंदर एक मेथड है, मेथड ए, ठीक है। फिर हमने क्लास बी बनाई जो एक्सटेंड्स ए, मतलब क्लास बी जो है क्लास ए से हम डिराइव कर रहे हैं, और इसके अंदर क्या है? मेथड बी है, ठीक है ना। ओके, तो एक्चुअल में, और फिर ये है मेन,
तो अब आप देखिए कि क्लास बी में एक्चुअल में कितने मेथड हैं। तो क्लास बी में एक्चुअल में 3 मेथड हैं। 2 तो इसके खुद के अपने हैं, मेथड बी और मेन, ये तो इसके खुद के अपने हैं जो इस क्लास के अंदर हमने डिफाइन किए हैं। और एक मेथड जो मेथड ए है ये इनहेरिट होके क्लास बी में आ गया है। तो एक्चुअल में क्लास बी के पास 3 मेथड है, मेथड ए है, मेथड बी है और मेन है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मेथड ए कॉल किया। तो क्या प्रिंट होके आएगा, बेस क्लास मेथड। तो आप देख सकते हैं ये जो ओबीजे है ये बी का ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, और मेथड कॉल हो रहा है वो ए का कॉल हो रहा है, और कोई एरर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मेथड ए जो है इनहेरिट होके क्लास बी में आ गया है। तो क्लास बी के पास अब 3 मेथड हैं, और क्लास बी के ऑब्जेक्ट से आप इस मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, इस मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। तो जैसे आपने मेथड ए कहा तो यह मेथड कॉल हुआ और क्या प्रिंट होकर आया, बेस क्लास मेथड। फिर ओबीजी डॉट मेथड बी किया तो मेथड बी क्लास बी का खुद का ही मेथड है, कोई इशू ही नहीं है, तो प्रिंट होगा चाइल्ड क्लास मेथड। ओके, तो दिस इज व्हाट कि इनहेरिटेंस में जो बेस क्लास होता है उसके मेथड्स और वेरिएबल्स इनहेरिट होके क्लास बी में आ सकते हैं, क्लास बी उनको यूज कर सकता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये क्लास एक्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्लास एक्स है। इस क्लास एक्स से हम डिराइव कर रहे हैं क्लास वाई, तो क्लास वाई एक्सटेंड्स क्लास एक्स। ठीक है, ये क्लास वाई का मेथड है, और क्लास वाई से हम बना रहे हैं क्लास जेड, तो क्लास जेड एक्सटेंड्स वाई। तो जेड का पेरेंट क्या हो गया, वाई, और वाई का पेरेंट क्या हो गया, एक्स। तो एक्स से वाई डिराइव हुआ है और वाई से जेड डिराइव हुआ है। दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, तो आप देखेंगे कि क्लास एक्स में कितने मेथड है, एक मेथड है, मेथड एक्स। क्लास वाई के पास कितने मेथड हैं, तो क्लास वाई के पास 2 मेथड हैं, एक तो उसका खुद का मेथड वाई है और एक मेथड उसने अपने पेरेंट से इनहेरिट किया है, मेथड एक्स। तो क्लास वाई का अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप मेथड वाई और मेथड एक्स दोनों कॉल कर सकते हैं। क्लास एक्स का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सिर्फ मेथड एक्स कॉल कर सकते हैं। और क्लास जेड क्योंकि वाई से डिराइव हुआ है तो जेड में क्या है, जेड में क्लास एक्स के भी मेथड्स आ गए हैं और क्लास वाई के भी मेथड्स आ गए हैं। तो क्लास जेड में अब 3 मेथड हो गए हैं, एक्चुअली 4 हो गए हैं। क्लास जेड के 2 मेथड तो खुद के अपने हैं, मेथड जेड और मेन, और एक मेथड इसको वाई से मिला है, मेथड वाई, और एक मेथड उसे कहाँ से मिला है, मेथड एक्स से मिला है, क्लास एक्स से मिला है। तो जेड को क्लास एक्स का मेथड भी अवेलेबल हो गया है, इनहेरिट हुआ है, और क्लास वाई का मेथड भी इनहेरिट हुआ है। ठीक है, तो जेड के पास एक्चुअल में 4 मेथड है और क्लास जेड के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप चारों मेथड कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक जेड का ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे, इस ओबीजे से हमने मेथड एक्स कॉल किया, तो ये मेथड यह कॉल हो जाएगा क्योंकि ये मेथड एक्स से वाई में आया है और वाई से जेड में आ गया है। तो जेड के ऑब्जेक्ट थ्रू आप इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, तो प्रिंट होके आएगा क्लास एक्स मेथड। फिर ओबीजे डॉट मेथड वाई किया है, तो ये जो मेथड है ये इनहेरिट होके जेड में आया है, तो क्या प्रिंट हो गया, क्लास वाई मेथड। और ओबीजे डॉट मेथड जेड ये इसका खुद का अपना मेथड है, तो ये तो कोई इशू नहीं है, तो क्लास जेड मेथड प्रिंट होके आएगा। ठीक है ना, तो क्लास एक्स के मेंबर्स क्लास वाई के मेंबर्स कंबाइंड इनहेरिट होके क्लास जेड में आ गए हैं, और क्लास वाई में सिर्फ क्लास एक्स के मेंबर्स इनहेरिट हुए हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये आपका है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, आप देख सकते हैं ए बी सी डी। तो क्लास ए है, इस क्लास ए से हमने क्लास बी डिराइव किया है, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, तो इसका मतलब क्लास बी को हम डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम ए। ठीक है, फिर हमने सी को भी ए से डिराइव किया है, तो सी को भी हमने ए से डिराइव किया है। ठीक है ना, और उसी तरह डी को भी हमने ए से डिराइव किया है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो फिगर है ये हम अचीव कर रहे हैं कि बी सी और डी तीनों को ही हम ए से डिराइव कर रहे हैं। क्लास बी एक्सटेंड से तो बी को ए से डिराइव कर रहे हैं, क्लास सी एक्सटेंड से तो सी को भी ए से डिराइव कर रहे हैं, और क्लास डी एक्सटेंड से डी को भी ए से डिराइव कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है कि क्लास बी सी और डी तीनों के पास ए के मेंबर्स इनहेरिट हुए हैं। ओके, अब हमने यहाँ क्या किया है कि एक क्लास बनाई माई क्लास, इसके अंदर हमने
बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो बी के ऑब्जेक्ट जो है obj1, उससे हमने मेथड ए कॉल किया है, ठीक है ना। और जो मेथड ए है वो किसमें, क्लास ए में है। और बी के ऑब्जेक्ट से कॉल किया है, क्योंकि बी ए से ड्राइव हुआ है, तो क्लास ए का ये मेंबर बी में इनहेरिट हुआ है, तो ये मेथड कौन होगा और क्या प्रिंट होगा, आएगा मेथड ऑफ क्लास ए, प्रिंट होगा मेथड ऑफ क्लास ए। obj2 जो सी का ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हमने मेथड ए कॉल किया है। अब जो सी है, ए भी ए से ड्राइव हुआ है, इसका मतलब ए का जो ये मेथड ए है, ये इनहेरिट होके सी में आ गया है। इसका मतलब सी के ऑब्जेक्ट से भी हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो वो हमने कॉल किया है, तो क्या प्रिंट होगा, अगेन मेथड ऑफ क्लास ए। और उसी तरीके से जो obj3 है वो डी का ऑब्जेक्ट है और उसके थ्रू मेथड ए कॉल किया है, और डी भी डिराइव हुआ ए से, इसका मतलब मेथड ए जो है वो डी में भी अवेलेबल है। तो क्लास डी के ऑब्जेक्ट से मेथड ए कॉल हो जाएगा और प्रिंट होकर आएगा अगेन मेथड ऑफ क्लास ए। तो दिस इज द वे वी प्रोग्राम और अचीव हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और जो बाकी के दो इनहेरिटेंस हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इन दो इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं कर सकता है, नहीं करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग तभी होती है जब इनहेरिटेंस होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि इफ सब क्लास या चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। इसका मतलब है कि चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में एक ही नाम के मेथड हैं, मतलब जिस नाम से पेरेंट क्लास में मेथड है, उसी नाम से आपने चाइल्ड क्लास में भी एक मेथड क्रिएट कर दिया है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड ओवरराइडिंग, दिस इज व्हाट कॉल्ड ओवरराइडिंग। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्लास है व्हीकल, इसमें आपने एक मेथड क्रिएट किया रन, ओके, जो कि प्रिंट करा रहा है व्हीकल इज रनिंग। फिर आपने क्लास बाइक बनाई और उसको डिराइव किया है व्हीकल से, और इस क्लास बाइक के अंदर भी आपने एक रन मेथड क्रिएट कर दिया, और जो प्रिंट करा रहा है बाइक इज रनिंग सेफली, ठीक है ना। तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ये कहता है कि जो बेस क्लास है उसका मेथड इनहेरिट होके ड्राइव क्लास में आता है। तो जब ये मेथड इनहेरिट होके ड्राइव क्लास में आएगा बाइक क्लास में, तो बाइक क्लास के पास एक्चुअली में दो रन मेथड हो जाएंगे, एक तो इसका खुद का अपना होगा और एक जो ड्राइव होके आ रहा है। ओके, तो एक्चुअली इसका दो मेथड हो जाएंगे, ठीक है, जिसका सिग्नेचर सेम है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और टाइप ऑफ आर्गुमेंट भी सेम है। तो मेथड ओवरराइडिंग कहता क्या है कि अगर पेरेंट क्लास एंड डिराइव क्लास में फंक्शन नेम सेम है, तो इसका मतलब है कि डिराइव क्लास ने पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये ओवरराइडिंग हो गया। ओवरराइडिंग का मतलब है कि डिराइव क्लास ने रन जो मेथड है इसकी मीनिंग को चेंज कर दिया है। क्लास व्हीकल में ये फंक्शन क्या कर रहा था, व्हीकल इज रनिंग प्रिंट कराएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने क्या किया, इसकी मीनिंग को चेंज कर दिया। मतलब जो पहले व्हीकल इज रनिंग प्रिंट कराया था, अब ये बाइक इज रनिंग सेफली प्रिंट कराएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। मीन्स जो पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है उसकी मीनिंग को आपने, डेफिनीशन को आपने ओवरराइड कर दिया। मतलब वो जो पहले कर रहा था अब वो नहीं करेगा, अब आप अपने हिसाब से जो करवाना चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। इसके अंदर जरूरी है कि जो फंक्शन नेम है वो बेस क्लास या पेरेंट क्लास और डिराइव क्लास में सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इफ सब क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग से आप कर क्या रहे हैं बेसिकली कि जो पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है उसकी मीनिंग को आप चेंज कर दे रहे हैं। जैसे इस केस में इसकी पेरेंट क्लास में मीनिंग क्या है कि ये प्रिंट होकर आएगा व्हीकल इज रनिंग, आपने इसकी मीनिंग को ही चेंज कर दिया, आपने उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि अब ये काम नहीं करेगा, अब ये काम करेगा। तो मेथड ओवरराइडिंग से आप बेस क्लास का जो फंक्शन मेथड होता है उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं, प्रोवाइडेड कि दोनों का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ रूल्स हैं कि मेथड मस्ट हैव सेम नेम एज द पेरेंट क्लास, मेथड का नाम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पेरेंट क्लास और जो डिराइव क्लास उसमें मेथड का नाम सेम होना चाहिए, तभी मेथड ओवरराइडिंग होगी। मेथड मस्ट हैव सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास, जो पैरामीटर है वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे 0 पैरामीटर्स हैं, यहाँ भी 0 हैं।
अगर ये जीरो नहीं होता, यहाँ पे एक पैरामीटर होता, यहाँ जीरो हो जाता, तो ये मेथड ओवरराइडिंग नहीं कहलाता, ये मेथड ओवरलोडिंग हो जाता। ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द मेथड ओवरराइडिंग। ये तभी अचीव हो सकता है जब आप इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं और जो फंक्शन नेम है वो बेस क्लास और डिराइव क्लास में सेम हो। ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर मेथड ओवरराइडिंग। अब यहाँ हम करके आ रहे हैं, मेन में हम बाई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट डॉट रन कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट रन करेंगे तो ये रन कौन होगा कि ये रन कौन होगा, तो चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो बाइक का है तो बाइक का रन कौन होगा, ना कि उसके बेस क्लास का होगा, क्योंकि इसने उसको ओवरराइड कर दिया है। तो क्या प्रिंट होके आएगा, बाइक इज रनिंग सेफली। ओके, तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि एक क्लास बनाया ना बैंक, इसमें एक फंक्शन बनाया गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट क्या है वो उसकी वैल्यू रिटर्न करो। फिर हमने एक क्लास बनाया SBI और इसको डिराइव किया क्लास बैंक से, और हमें इस मेथड को हमें ओवरराइड करना है, मतलब इसकी मीनिंग को चेंज करना है। तो हमने क्या किया, रिटर्न 8, मतलब SBI में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना 8% है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस मेथड को डेफिनेशन को चेंज कर दिया, पहले ये रिटर्न 0 कर रहा था, अभी रिटर्न 8 करेगा। उसी से हमने एक क्लास बनाया ICICI और उसको भी डिराइव किया बैंक से और इस मेथड को ओवरराइड किया है। तो नेम देखिए आप सेम है और रिटर्न 7। फिर हमने एक क्लास टेस्ट बनाया जिसमें कि हमने SBI का एक ऑब्जेक्ट बनाया है S नाम से और ICICI का ऑब्जेक्ट बनाया है I नाम से, और फिर S डॉट हम गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। तो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन होगा, SBI क्लास का, ना कि बैंक का, तो रिटर्न करेगा 8। और जब I डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे तो वो ICICI क्लास का गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन करेगा और रिटर्न करेगा आपको 7। ओके, तो दिस इज व्हाट, ये बेस क्लास था जिसमें एक मेथड था और चाइल्ड क्लास ने इस मेथड की मीनिंग को चेंज कर दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। Now, what is the basic difference between method overloading and method overriding? Very important question. तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग इज यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आप प्रोग्राम को पढ़ के समझ सकते हैं क्या हो रहा है। जैसे आप ऐड 1 लिखें, ऐड 2 लिखें, ऐड 3 लिखें तो नहीं समझ में आता क्या ऐड हो रहा है, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो सिंपली ऐड लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, इट इज यूज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिराइव क्लास है वो अपना डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अपनी डेफिनेशन से ओवरराइड कर देता है अपने पेरेंट क्लास के डेफिनेशन को। मेथड ओवरलोडिंग इज परफॉर्म विद इन ए क्लास। मेथड ओवरलोडिंग तभी पॉसिबल है जब आप एक ही क्लास के अंदर एक नाम से कई फंक्शंस क्रिएट करें। और मेथड ओवरराइडिंग अकर्स इन 2 क्लासेस दैट हैव एज रिलेशनशिप। मेथड ओवरराइडिंग में 2 क्लास चाहिए, एक पेरेंट क्लास चाहिए और एक चाइल्ड क्लास चाहिए। इन केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। तो मेथड ओवरलोडिंग हमें देखा था कि पैरामीटर अलग अलग भी होते हैं, मगर मेथड ओवरराइडिंग में क्या है, पैरामीटर मस्ट बी सेम। ठीक है ना, जो बेस क्लास में मेथड है उसमें जितने पैरामीटर पास हो रहे हैं उतने ही पैरामीटर ड्राइव क्लास के मेथड में भी पास होने चाहिए, तभी मेथड ओवरलोडिंग माना जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। लेट्स सी व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए, मगर इसके कुछ और भी यूजेज हैं। फाइनल कीवर्ड 3 पर्पज से यूज होता है। इस कीवर्ड को आप वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, टू क्रिएट कॉन्स्टेंट्स। अगर आपको कॉन्स्टेंट बनाना है अपने प्रोग्राम में तो यू हैव टू यूज़ फाइनल कीवर्ड। ठीक है, इस फाइनल कीवर्ड को आप क्लासेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ किया तो उस क्लास से आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस मतलब उस क्लास से नई क्लास डिराइव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यू आर प्रिवेंटिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर आप क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप किसी मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उस मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग मतलब जो चाइल्ड क्लास है वो बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो अगर
जैसे ये वेरिएबल है इंट साइज इज इक्वल टू 10 और उसके बाद मैंने लगा दिया फाइनल। इसका मतलब कि ये जो वेरिएबल है इट इज़ नाउ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो फाइनल कीवर्ड क्या करता है, अगर आप किसी वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं तो दैट वेरिएबल नाउ बिकम कांस्टेंट। ठीक है, और ये एक मेथड है जिसके पहले आपने फाइनल लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्लास से जो चाइल्ड क्लास बनेगी वो शो स्टेटस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकती। तो आप यू आर प्रिवेंटिंग मेथड ओवरराइडिंग बाय यूजिंग द फाइनल कीवर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों का यूज़ हमने दिखाया हुआ है। ये क्लास ए है, क्लास ए के अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल दिया ए और उसके बाद लगाया फाइनल। तो ये फाइनल हो गया, इसका मतलब कि ये ए जो है कांस्टेंट है। ठीक है ना, अगर आप ए की वैल्यू असाइन करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यू हैव मेड इट कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, यहाँ पे आपने क्या है, ये क्लास ए है, इसके पहले आपने फाइनल लगा दिया है और इस क्लास ए से आप क्लास बी डिराइव कर रहे हैं, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। तो ये क्या है, एरर है, क्योंकि क्लास ए के बंदा फाइन लगाया, इसका मतलब क्लास ए से कोई भी क्लास डिराइव नहीं हो सकती। यू आर प्रिवेंटिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, तो क्लास ए से क्लास बी डिराइव नहीं हो सकती क्योंकि क्लास ए को आपने फाइनल क्लास बना दिया है। अगर किसी मेथड के पहले आपने फाइनल लगा दिया और ये क्लास बी जो है क्लास ए से डिराइव हो रही है और ये इसको ओवरराइड करना चाह रही है, आप देख सकते हैं एफ नाम से फंक्शन है बेस क्लास में और एफ नाम से फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में, तो ये होने नहीं देगा क्योंकि आपने इस फंक्शन के पहले फाइनल लगाया है। इसका मतलब आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये फंक्शन जो है, ये मेथड जो है ओवरराइड नहीं हो सकता। यू आर प्रिवेंटिंग मेथड ओवरराइडिंग। तो दीज आर द 3 यूजेज ऑफ फाइनल कीवर्ड। ओके, नाउ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड क्लासेस। तो अगर किसी क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो उसके पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना होगा। जैसे दिस इज द वे, ये क्लास है, ये क्लास का नाम है, ये क्लास की बॉडी है और उसके पहले आपने लगा दिया एब्स्ट्रैक्ट, तो ये क्लास बन गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो अगर क्लास को आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। यू आर प्रिवेंटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड। ओके, इस क्लास को सिर्फ आप डिराइव क्लास करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनहेरिटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि इस क्लास से एक दूसरी क्लास डिराइव हो सकती है, मगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी क्लास हो जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो सके तो उस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दीजिए। ठीक है ना, और किसी मेथड के पहले अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, जैसे ये मेथड है उसके पहले अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ कर दिया, ठीक है ना, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी एम्प्टी होगी। ठीक है, उसकी बॉडी एम्प्टी होगी। आप देख सकते हैं ये बॉडी है और ये बॉडी क्या होगी, यहाँ देखिए, यहाँ पे बॉडी दी नहीं गई है। आप देखते हैं बॉडी क्या होती है, इस ब्रेस में बॉडी होती है, इसमें बॉडी नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि आपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है, कोई डेफिनेशन नहीं होती है। इस मेथड को सिर्फ और सिर्फ जो चाइल्ड क्लास होता है वो इम्प्लीमेंट करता है, वो मीनिंग देता है। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा मेथड हो जिसकी कोई बॉडी ना हो तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट बना दीजिए, और मगर इस मेथड को आप ओवरराइड कर सकते हैं। जो ड्राइव क्लास होगा वो इसकी मीनिंग है, एज इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, नाउ स्टैटिक कीवर्ड पे आ जाते हैं। स्टैटिक कीवर्ड आप यूज़ करते हैं पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन जैसे लिखते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है जावा में? तो स्टैटिक जो कीवर्ड है वो आप 4 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी वेरिएबल को आप स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं। मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं। किसी मेथड को आप स्टैटिक बना सकते हैं, जैसे कि मेन मेथड है उसमें लिखा होता है पब्लिक स्टैटिक। ठीक है ना, तो मेन मेथड, किसी मेथड को आप स्टैटिक बना सकते हैं। किसी भी ब्लॉक को स्टैटिक बना सकते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है? इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड ए जावा क्लास दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन ए क्लास इज फर्स्ट लोडेड। ए स्टैटिक ब्लॉक हेल्प्स टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो स्टैटिक ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है ना, ब्लॉक क्या होता है? जो ब्रेसेस के बीच में होता है। तो ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप देखेंगे ये है ओपनिंग ब्रेस और ये है क्लोजिंग ब्रेस, और उसके पहले हमने स्टैटिक लिख दिया। इसका मतलब दिस ब्लॉक इज स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, ये वेरिएबल है, इसके पहले हमने स्टैटिक लिखा, दिस वेरिएबल इज नाउ बिकम्स स्टैटिक वेरिएबल।
ये जो मेथड है इसके पहले हमने स्टैटिक यूज किया, दिस मेथड इज नाउ बिकम्स स्टैटिक मेथड, ठीक है। द मेन इज ऑल्सो ए स्टैटिक मेथड, ओके। दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का कोई नाम नहीं है, आप देख सकते हैं ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेस ओपनिंग ब्रेस है, एक क्लोजिंग ब्रेस है, और उसके बाद हमने लिख दिया स्टैटिक, इट मीन इट इज ए स्टैटिक ब्लॉक, ओके। तो आप ब्लॉक के साथ यूज़ कर सकते हैं और नेस्टेड क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्लास के अंदर आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं, तो जो क्लास के अंदर जो क्लास यूज हुई है, जो नेस्टेड क्लास है, उसके साथ भी आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका असर क्या पड़ता है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो स्टैटिक मेथड होता है इसको आप ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल कर सकते हैं। हमने देखा है कि अगर क्लास के अंदर कोई भी आप मेथड डिफाइन करते हैं तो उस मेथड को आप तभी कॉल कर सकते हैं जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। बिना ऑब्जेक्ट के क्लास के मेथड को कॉल नहीं किया जा सकता, मगर अगर वो मेथड स्टैटिक है तो उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसको आप क्लास के नाम के साथ ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमने सीधे सेट वैल्यू कर दिया है, क्योंकि बिना डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर, तो ठीक है ना। इस तरीके से आप क्लास का वो मेथड जिसको आप क्लास के ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल करना चाहते हैं तो उसको आप स्टैटिक बना दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं स्टैटिक। और जो स्टैटिक ब्लॉक है ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर के कॉल होने के बाद ये स्टैटिक ब्लॉक ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, और इस ब्लॉक में आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि ए स्टैटिक ब्लॉक इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर्स, एंड स्टैटिक ब्लॉक में सिर्फ आप स्टैटिक डेटा मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्टैटिक वेरिएबल होगा तो इसको भी आप क्लास के बगैर, क्लास के ऑब्जेक्ट के बगैर एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ये क्लास है, इसको आप रन कराएंगे, ठीक है ना। तो मेन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि इसमें कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाएगा। तो b इक्वल टू a इंटू 5 है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 5, 5 इंटू 5 b कितना हो गया 25। ये फंक्शन कॉल किया आपने, 50 मिला x को, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 हो गया, वो प्रिंट हो गया। a इज इक्वल टू प्लस a की वैल्यू कितनी थी 5, और b कितना हो गया है 5 इंटू 5 25। तो दिस इज द वे यू कैन यूज स्टैटिक कीवर्ड, कि आप अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो जो मेथड होगा वो स्टैटिक मेथड बन जाएगा, उसको आप ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर्स को भी आप ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इस मेन को पब्लिक क्यों बनाया गया है और स्टैटिक क्यों बनाया गया है। वाइड तो आप जानते हैं रिटर्न टाइप है, मगर इसके पहले स्टैटिक क्यों लगाया गया है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जावा के प्रोग्राम को रन कराते हैं तो लॉजिक क्या है कि किसी भी मेथड को आप तभी कॉल कर सकते हैं जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपके पास हो। बिना ऑब्जेक्ट के आप क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। वो तभी कॉल कर सकते हैं जब वो मेथड स्टैटिक हो। जैसे हमने बताया कि स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए जो मेन है इसको स्टैटिक बनाया गया है, क्योंकि जिस क्लास का पार्ट है मेन उसका आप ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट नहीं करते हैं। जिस क्लास के अंदर आप मेन बनाते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं क्रिएट करते हैं, तो मेन कॉल कैसे होगा जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो उसको स्टैटिक बना दिया गया क्योंकि उस फंक्शन को आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही कॉल कर सकें, दैट्स वाई मेन इज मेड स्टैटिक। पब्लिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसको कहीं से भी कॉल किया जा सके। अगर प्राइवेट बनाएंगे तो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। प्रोटेक्टेड यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ इनहेरिटेंस के केस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट के साथ भी यही दिक्कत है, मगर पब्लिक को आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो जेवीएम कॉल करता है मेन को, ठीक है। तो इसलिए से पब्लिक बनाया गया कि इसको कहीं से, इस मेथड को कहीं से भी कॉल किया जा सके, और इस मेथड को कॉल करने के लिए इसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए इसको स्टैटिक बनाया जाता है। और वाइड क्या है, इसका रिटर्न टाइप है। तो दिस इज द लॉजिक कि मेन को पब्लिक और स्टैटिक बनाया गया है, ओके। तो इन दिस वीडियो लेक्चर
what we have learned today, what is method overloading, how inheritance is achieved in Java, what are the different types of inheritance that Java supports. उसके बाद हमने देखा कि फाइनल कीवर्ड के क्या क्या यूजेज हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का क्या क्या यूज है और स्टैटिक कीवर्ड का क्या क्या यूज है। उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।